हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान कैफ़े में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक राजनीतिक सिद्धांत का पहला चैप्टर। इसका नाम ही है राजनीतिक सिद्धांत। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राजनीति क्या है। तो जब हम जब सोचते हैं राजनीति तो उसको लेकर हमारे मन में अलग अलग अवधारणाएँ आती है, अलग अलग विचार आते हैं। जो राजनेता होते हैं उनके अनुसार यह जनता की सेवा होती है। अगर आप किसी नेता से पूछोगे कि राजनीति क्या है तो वो आपको जनता की सेवा के रूप में बताएंगे। कुछ लोगों के अनुसार यह अपनी इच्छाओं व आवश्यकताओं को पूर्ण करने का तरीका है। मतलब कुछ लोग इसे मानते हैं। जो कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो राजनीति में इसलिए घुसते हैं ताकि वो अपनी जितनी भी इच्छाएं हो, जितनी भी आवश्यकताएं हो, वो उसको पूरा कर सकें। जैसे आपने देखा होगा, जो कुछ व्यक्ति जो है पहले किराए के मकान में रहते हैं, उसके बाद जब राजनीति में आते हैं और जब तक वो रहते हैं तो उसके बाद वो किराया लेने लायक हो जाते हैं। वो उनका खुद का होटल हो जाता है। फिर उनके बाद जो गाड़ी बंगला सब इकट्ठे आ जाता है। तो कुछ लोग इसको अपनी आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति करने का तरीका मानते हैं। हमारे पास कई नेताओं का एग्जाम्पल आपने देखे ही होंगे, डेली तो चुनाव में सुनते ही होंगे आप न्यूज़ के अंदर। अगला जो हम कुछ नेताओं जो होते हैं हम उनको देखते हैं कि वो दल बदल करते हैं। ऐसे अनेक नेता हुए। एक हरियाणा के गयालाल नेता थे, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं। इन्होंने भी कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी बहुत खेला इन्होंने भी इसमें। तो हम कभी कभार दल बदल को ही राजनीतिक समझ लेते हैं। हमने कई घोटाले भी सुने हैं, जैसे टीवी पर, जैसे लालू यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री चारा घोटाले में जेल गए थे। यानी जो गाय का जो चारा होता है उन्होंने भी उनको बेच कर उनको ब्लैक करके पूरा पैसा खा लिया था। बताओ, गाय के चारे को भी नहीं छोड़ते हैं ऐसे लोग और राजनीति में आगे बढ़ जाते हैं। तो चारे घोटाले में वो जेल भी गए थे। कई नेताओं के जो स्कैम्स होते हैं आपने सुने ही होंगे, आए दिन आते रहते हैं हर नेता के स्कैम्स, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी ठीक से नहीं हो पाती है और हम उसी को राजनीति समझ लेते हैं। हम लोग अक्सर राजनीति से निराश रहते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, कुछ व्यवसाय यानी बिजनेस पर्सन या बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक यानी ऑनर जो होते हैं वो भी परेशान रहते हैं, क्योंकि जब चुनाव होता है तो इनको जो चंदा देने पर इनको प्रेशराइज किया जाता है। इन पर दबाव डाला जाता है कि ये चुनाव के लिए पैसे दे, और उन्हीं चुनाव के अंदर जो है फैक्ट्री के मालिकों द्वारा या बड़े बड़े बिजनेस पर्सन्स के द्वारा जो दिया गया पैसा होता है उसका अनुचित प्रयोग किया जाता है चुनाव से पहले। वैसे तो ये गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल हम देखते ही रहते हैं किस प्रकार से लुभाने के लिए, जनता को, वोटर्स को लुभाने के लिए वो पैसों का इस्तेमाल करते हैं। इन सब से जो हमने इतनी सारी चर्चा की इस राजनीति के बारे में, तो ये सब राजनीति नहीं है। ये निराशाजनक वाली बात है कि हम जो ये सब देखते हैं और उसी को राजनीति समझ लेते हैं। वास्तव में राजनीति क्या है? तो जो राजनीति दो शब्दों का एक समूह है, राज प्लस नीति। राज का मतलब होता है शासन और नीति का मतलब होता है सही समय पर सही जगह पर सही कार्य करने की जो कला है वही राजनीति है। जैसा कि हमारे इस चैप्टर का नाम राजनीतिक सिद्धांत है, तो इसका अर्थ क्या है? तो जो राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। थ्योरी यानी सिद्धांत। इसकी जो उत्पन्न हुआ है, जो मतलब इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है, जो जहाँ से ये उत्पन्न हुआ है वो है यूनानी शब्द थ्योरिया। थ्योरिया का अर्थ है मनन की अवस्था। जो हमने देखा कि थ्योरी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो यूनानी का एक शब्द थ्योरिया, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। और थ्योरिया का अर्थ क्या है? मनन या चिंतन की अवस्था, यानी विचार करने की जो स्थिति होती है उसको हम थ्योरी कहते हैं अंग्रेजी में। और इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ हो गया राजनीति पर चिंतन या मनन की जो अवस्था है उसको राजनीतिक सिद्धांत कहा जा सकता है। राजनीति को लेकर अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने दी है। ऐसे कुछ मानते हैं कि राजनीति शासन करने की कला है और राजनीति सरकार के क्रियाकलाप यानी उनकी जो एक्टिविटी को ठीक से चलाने की सीख देती है। राजनीति प्रशासन के संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है। तो ये सब सारी चीज़ों को हम राजनीतिक के रूप में देखते हैं। अब निराशाजनक यह है कि राजनीति का संबंध किसी भी ढंग से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। हमें समझने की आवश्यकता है कि राजनीति किसी भी समाज का अहम और अविभाज्य अंग है। मतलब उसको हम उससे दूर नहीं रह सकते। हम राजनीति को एक अलग हम उसको मतलब छोड़ नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ राजनीति बिल्कुल बेकार है, हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हम किसी न किसी प्रकार से राजनीति से जुड़े ही रहते हैं। महात्मा गांधी ने राजनीति के बारे में एक टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और हमें इससे जूझने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए आपको ये जो चैप्टर है, जो पॉलिटिकल साइंस है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इस चैप्टर के हर एक अंक को जानना
अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सरकार की जितनी गतिविधियाँ होती है, उनके जितने भी नियम, उनके जितने भी नीतियाँ होती है, विदेश नीति चाहे आर्थिक नीति चाहे सामाजिक नीति होती है, उनका सीधा का सीधा प्रभाव हम पे पड़ता है, जनता पे पड़ता है। यदि कोई सरकार उचित होती है, अच्छी सरकार होती है, तो वो जनता की सेवा के लिए अलग अलग नीतियाँ लाती है, हमारे कल्याण के लिए कार्य करती है। लेकिन अगर एक अकुशल तथा भ्रष्ट सरकार सत्ता में आ जाती है, तो वो हमारे पे केवल मुसीबत के अलावा कुछ और नहीं डालती है। इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमें किस प्रकार से अपने मत का इस्तेमाल करना है, अपने वोट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार चुनाव में जातीय संघर्ष होता है ना, जाति के नाम पर लोगों को लड़वाया जाता है। कई दंगे को हमने देखा है, और इस दंगे में क्या होता है, तो कभी बाजारों में आग लगा देते हैं, बाजारों को फूंक देते हैं, विद्यालय बंद हो जाते हैं, और इससे हमारा जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। जो व्यक्ति इन दंगों में शामिल भी नहीं होता है, उसका भी हाथ से फालतू नुकसान होता है, जान और माल दोनों की हानि हो जाती है, और इसी प्रकार से हम जो है अपने जीवन में विकास नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इस चैप्टर को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझिए और फिर उसको आप आत्मसात कीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को पढ़ते हैं, जैसे कि सामाजिक जीवन हो गया, यानी हमारे समाज में हमें कैसे जीवन जीना है, सरकार और संविधान इसके बारे में पढ़ते हैं, स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, इन सभी के बारे में जो है हमें राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ना होता है, या भी हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में हम ये सब पढ़ते हैं। अब हम इन सभी संवैधानिक दस्तावेजों की जो उत्पत्ति हुई ना, मतलब कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र, ये सब एकदम से नहीं हुए। इनका निर्माण उन विचारों तथा सिद्धांतों के अनुरूप हुआ जिन पर कौटिल्य तथा अरस्तु से लेकर जॉन जाक रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के समय से विचार विमर्श होता रहा है। ये जो कौटिल्य थे, अरस्तु, रूसो, ये भी महान राजनीतिक दार्शनिक थे, मतलब इन्होंने राजनीति की बहुत सारी थ्योरी दी हैं, और उन सभी की थ्योरी के, उन सभी के विचारों पर चिंतन करने के बाद हम इन सभी मूल्यों को, समानता, स्वतंत्रता, इन सभी मूल्यों को हम आज जो है अपने संविधान में हम इंक्लूड कर पाते हैं। गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता और स्वराज के मतलब की जो है वो चर्चा की थी, और साथ ही साथ में जो हमारे बी.आर. अम्बेडकर जी हैं, भीमराव अम्बेडकर जी ने जोरदार ढंग से तर्क रखा था कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक, यानी जो SC/ST हैं, उनको अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी में रखा जाना चाहिए और उनके लिए खास संरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो ये स्वतंत्रता है अभी हमारे समाज में क्या अच्छी तरह से मिली पड़ी है, यानी जो हमारे समाज का हर एक तबका है, हमारे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं या जिस देश में हम रहते हैं, तो क्या यहाँ पर जो स्वतंत्रता है वो समान रूप से सभी को मिली पड़ी है? तो इसका उत्तर शायद नहीं होगा, क्योंकि जो स्वतंत्रता का अर्थ सभी के लिए अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, या फिर ये कहने की जो स्वतंत्रता है वो सभी को ठीक प्रकार से मिली नहीं है। कुछ लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, परंतु हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति अथवा निर्धनता के कारण अभी भी पक्षपात होता है, यानी कुछ लोग जाति के कारण या फिर कुछ लोग गरीबी के कारण उनके साथ भी कभी कभी पक्षपात हो सकता है या फिर होता ही है। मुमकिन है कि कुछ लोगों को समाज में विशेष अधिकार प्राप्त हो, जो हमारे समाज में जो अगड़े तबके के लोग होते हैं, जिन पर पैसा बहुत ज़्यादा होता है, उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो सकता है। वहीं जो कुछ दूसरी ओर जो होता है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास बुनियादी ज़रूरतों यानी जो बेसिक चीज़ें होती हैं उससे भी वो वंचित हो जाते हैं, मतलब उनके पास अपनी बेसिक चीज़ों को पूरा करने के लिए भी जो है जो पर्याप्त संसाधन है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। कुछ लोग अपना मनपसंद लक्ष्य में पाने में सक्षम है, जबकि अनेक लोग भविष्य में बेहतर रोजगार पाने के लिए आवश्यक स्कूली पढ़ाई में भी अक्षम है। मतलब कि कुछ लोग तो अपना मनपसंद का जो उनका गोल होता है, जो एम होता है, उसको पा लेते हैं और उनके पास पर्याप्त संसाधन भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मनपसंद का ना रोजगार कर पाते हैं, ना वो अच्छी तरह से स्कूल की पढ़ाई भी समाप्त कर पाते हैं। तो ये सब जो है उनके लिए अभी जो स्वतंत्रता है वो एक सपने की ही तरह है। तो जो हम जिन मूल्यों की हम बात कर रहे हैं वो मूल्य अभी तक हमारे देश में, या कहने की सारे संसार में भी ना ठीक प्रकार से इसको आत्मसात नहीं किया गया, इसको सही से लागू नहीं किया गया, फिर ये कहने की अभी तक हम इसको अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर पाए हैं। क्या कारण है?
राजनीतिक सिद्धांत जो थे इनको व्यवहार में हम नहीं उतर पाए, यानी प्रैक्टिकली जो है ये लागू नहीं हो पाए हमारे समाज में। इसी वजह से जो है कुछ तबकों को, कुछ समाज के समूहों को उस स्वतंत्रता, उस समानता, उस न्याय का अर्थ तक नहीं मालूम हुआ पड़ा, जबकि कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जिन्हें विशेष अधिकार तक प्राप्त हैं। और तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि हम जितने सिद्धांत पढ़ते हैं उन सिद्धांतों को प्रैक्टिकली हम उसको अप्लाई करें, हम खुद से अप्लाई करें, उसको हम मतलब कि उसको फॉलो करें। हमने अब तक केवल स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता आदि जैसे राजनीतिक सिद्धांतों के मुद्दों पर ही चर्चा की है, और इन सब के बारे में इन सब के अपने अपने चैप्टर्स है। इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अगले चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में हम जो है इनके बारे में एकदम बड़े पैमाने पर जानेंगे। फिलहाल जो है समानता जैसे शब्द का संबंध किसी वस्तु के अलावा अन्य मनुष्य के साथ हमारे संबंधों से होता है। इसकी समानता जो है आपका जो इसका केवल वस्तु के बंटवारे से लेकर नहीं, मनुष्य के साथ भी इसका संबंध होता है। वस्तु के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है। मनुष्य जो होता है समानता जैसी हम जो चीज़ें होती है उस पर हम अपने क्या करते हैं, अपने हम मत रखते हैं, है ना। हम उस पर विचार रखते हैं, हम अपने उस पर तर्क, अपना वितर्क रखते हैं। हम उसको सोचते हैं कि समानता कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, उसको हम देखते हैं समाज में, सोसाइटी में, और हम उसको समझते हैं। इन मतों को जानने व इनसे तालमेल रखने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने की दिशा में हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, मतलब हम समानता को किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों को हम वाद विवाद करते हैं। चलिए हम विविध स्थानों की में समानता से संबंधित सामान्य अनुभव से आरंभ करें। मतलब अभी हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि कैसे हम जो समानता को देखते हैं सोसाइटी के अंदर। तो कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जो सरकारी कार्यालय होते हैं या डॉक्टर का जो वेटिंग रूम होता है या दुकान में जो लाइन तोड़कर कोई लोग आगे बढ़ जाता है, तो अनेक बार ऐसा करने वालों को लाइन में पीछे जाने के लिए कहा जाता है। तो हमें खुशी हो जाती है कि हाँ चल सही है कि अगली बार मतलब ये ज़बरदस्ती यानी गलत तरीके से आगे घुस गया था, अब ये पीछे जा रहा है, तो हमें अच्छा लगता है ना। और कभी कभार जो अगर कोई सक्सेसफुल हो जाता है ऐसा करने में, आगे घुस के और वो सामान पाने में, चाहे किसी भी चीज़ में अगर वो आगे घुसकर और वो सफल हो जाता है उस काम में, तो हम उसका विरोध करते हैं, हमें अच्छा लगता नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ सबके लिए वो एक समान हो, है ना। हर जगह हमें सुविधाओं को पाने के अंदर भी या सामान को प्राप्त करने के अंदर भी समान अवसर मिले। अतः जब हम इन अनुभव पर ध्यान देते हैं तो हम समझते हैं कि समानता का तात्पर्य सभी के लिए समान मौका होता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम जैसे कि हम अगर जाते हैं रेलवे काउंटर के अंदर जहाँ पे हमें टिकट बनवानी पड़ती है, फिलहाल तो ये सारे काम ऑनलाइन भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर यदि कभी आप गए होंगे या सुना होगा तो जो वहाँ काउंटर होता है रेलवे के अंदर या फिर कहीं और अन्य जगह पर भी जो होता है वृद्ध और महिलाओं के लिए या विकलांगों के लिए जो अलग से काउंटर होता है, तो हम वहाँ पर जो है उसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ये अंदर फीलिंग होती है कि ये लोग जो है वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो इनके लिए एक अलग काउंटर का होना समानता का विरोध नहीं करता है ना। तो इस प्रकार से हम इसको असमानता नहीं मानते हैं, क्योंकि हम उनकी शारीरिक व्यवस्था को देखते हुए उस समानता को समझने का प्रयास करते हैं। किंतु हम हर रोज़ यह भी देखते हैं कि अनेक गरीब लोग दुकान अथवा या चिकित्सक के पास यानी डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं, यानी जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो घंटों पत्थर काटते हैं अथवा ईंट को उठा के नीचे से ऊपर ले आते हैं। ये यदि हम संवेदनशील है यानी हम भावनाशील व्यक्ति हैं तो हम अनुभव करते हैं कि यह अनुचित है, यह गलत है। क्योंकि जो व्यक्ति एकदम मजदूरों की तरह काम करता है, जो सुबह से लेकर शाम तक एकदम लगा हुआ है जैसे कोल्हू की बैल की तरह, उसके बाद भी वो जो है वो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स अपने फैमिली की पूरी नहीं कर पाता है, उसके लिए भी वो संघर्ष करता है, तो यहाँ पर ये अनुचित लगता है। तब हम इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी तरह की निष्पक्षता बढ़ती जानी चाहिए, जिससे लोग अनुचित रूप से शोषित ना हो। मतलब हम वहाँ पर यह महसूस करते हैं कि इनके लिए भी कुछ ऐसे नियम होने चाहिए जिससे क्या हो कि ये भी अपना विकास कर सकें, ठीक है, और इनके साथ कोई शोषण न कर सके। क्योंकि अधिकतर तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे मालिक ऐसे होते हैं या फिर बहुत सारे जो उद्यमी होते हैं वो मजदूरों का शोषण करते हैं। वो जो सरकार द्वारा निर्धारित आय होती है वो उस न्यूनतम आय को भी वो पे नहीं करते हैं। और क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है हमारे भारत के अंदर, इसलिए क्या होता है कि हर एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाता है, और इसका जो फ़ायदा होता है वो बड़े बड़े उद्यमपति जो होते हैं, जो बड़े बड़ी फैक्ट्री के मालिक होते हैं, वो इसका फ़ायदा उठाकर करते हैं। अपना मतलब अपनी जो स्वार्थ सिद्धि है वो
पूर्ण कर लेते हैं। इस तथ्य पर भी ध्यान करेंगे कि अनेक बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने हेतु उन्हें काम करना पड़ता है। इसी प्रकार असंख्यक लड़कियों को विद्यालय से इसलिए हटा लिया जाता है कि माता पिता के काम पर जाने पर उन्हें छोटे भाई बहनों की देखरेख करनी पड़ती है। यद्यपि संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार की गारंटी देता है, परंतु यह अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। मतलब संविधान ने कहा तो रखा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तो एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको मतलब उनको जो पढ़ाई देना है, उनको स्कूल भेजना है, ये कंपलसरी है। लेकिन जब व्यक्ति के पेट में भोजन नहीं होता है तो पहले वो अपना काम जो सबसे पहले सोचता है कि वो खुद का पेट पाले, अपनी फैमिली का पेट पाले। और इसी वजह से जो होता है अधिकतर लड़के चाहे लड़कियां हों, लड़कियों का भी अपना अलग कारण होता है, उस वजह से वो विद्यालय नहीं ना उनके पेरेंट्स भेजते ना वो जा सकने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें फीलिंग आती है कि ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे समाज के तबके के लिए हमें कुछ अधिक करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो संपन्न हैं वो तो अपना विकास कर पाने में सक्षम है, लेकिन कुछ लोग जो संपन्न नहीं हैं उन्हें कुछ ना कुछ रियायत या कुछ ना कुछ विशेष अधिक हमें करना होगा ताकि वो क्या कर सके, वो स्कूल जा सके, अपना जो है वो व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि समानता के विषय में हमारे बहुत विचार जटिल हैं। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं, यानी एक पंक्ति में खड़े होते हैं अथवा खेल के मैदान में होते हैं, हम सब समान मौका चाहते हैं। जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ खास प्रावधान किए जाए, परंतु हम बुनियादी आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तब समान अवसर मिलना काफ़ी नहीं है। हमें स्कूल जाने अथवा संसाधनों, रोजगार, अच्छा वेतन, अच्छी तनख्वाह, रियायती अस्पताल आदि का उचित विभाजन जैसे अग्रगामी उपायों से मदद पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यही है कि हमें जो है या फिर सोसाइटी के वह वर्ग, सोसाइटी का वह क्लास जो इन सभी चीज़ों में पिछड़ गया है, उनको कुछ विशेष रियायत दी जानी चाहिए, जिससे क्या करें वो जो है अपना विकास आगे बढ़ सकें। और इसीलिए शायद हमारे संविधान ने जो है उन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की है। अब हम जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब राजनीतिक सिद्धांत हम 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्या खाली पास होने के लिए आवश्यकता है या फिर इसका हमारे जीवन से भी कुछ जुड़ाव है। ऐसे हम गणित पढ़ते हैं, गणित पढ़ने के बाद जमा, घुटा, गुणा, भाग ये सब सीख लेते हैं। उसके बाद क्या हर एक व्यक्ति जो गणित पढ़ता है तो क्या वो गणितज्ञ बन जाता है, क्या वो गणित का टीचर ही बन जाता है? नहीं। लेकिन क्या गणित उसके जीवन में काम नहीं आती है? बिल्कुल काम आती है। दुकान पर जाते हो तो वहाँ पे जमा, घटा, गुणा, भाग करके नहीं लेते हैं हम अपना सामान। तो अगर हम किसी को पैसे देते हैं फिर हमें उसको कितने कटवा रहे हैं, कितने वापस चाहिए। तो मैथ जिस प्रकार से मैथ हमारे जीवन में काम आता है कि हमारे जीवन को सही जो कैलकुलेशन होती है उस कैलकुलेशन करने के लिए गणित काम आता है। तो हर एक गणित पढ़ने वाला गणितज्ञ नहीं बनता, ना ही वो गणित का टीचर बन जाता है, लेकिन गणित तो काम आता है। इसी प्रकार से राजनीति जो है, राजनीतिक सिद्धांत जो है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें सही परिस्थिति में, यानी अगर हमारे सही परिस्थितियाँ कह लो या फिर कह लो कि जब भी हमारे परिस्थितियाँ जो है प्रतिकूल हो, यानी हमारे अनुकूल परिस्थिति ना हो, तो उस ऐसी परिस्थितियों में कैसे सोचना है हमें, कैसे उस समस्या को टैकल करना है, किस प्रकार से उस समस्या पर चिंतन करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है, इन सभी बातों को सोचने की शक्ति देता है। तो इसलिए इसका जो स्टडी है वो बहुत ज़रूरी है। तो हम जानते कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय एक उचित निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, एक अधिक संपन्न एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए भी, है ना। और समाज से पूर्वाग्रह, यानी जो ऐसे मतलब समाज में जो ऐसे विचार व्याप्त हैं पहले से, जो जिनका जो कोई तर्क नहीं है ना। जैसे आप कह सकते हो जो बहुत सारी कुरीतियाँ समाज में, सोसाइटी में होती है, तो उन सब जो तर्कहीन है उनको वो समाप्त करके उनमें एकता कायम करने के लिए, जात पात का विवाद का समाधान करने के लिए। चौथा पॉइंट हमारा है वाद विवाद, तर्क वितर्क, लाभ हानि का आकलन करने के बाद सही निर्णय की कला सीखने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। पांचवा पॉइंट है शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए, है ना, कि हम पे किस प्रकार से शासन किया जा रहा है, कौन हम पे शासन कर रहा है, तो इसकी जानकारी के लिए भी हमें जो है ये पढ़ना चाहिए। लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान होगा कि लोकतंत्र किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से अनुपयोगी है, या फिर कहाँ कहाँ पर लोकतंत्र की कमी का फ़ायदा उठाया जाता है। हमारा भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र ने हमें सब कुछ समान अवसर दिया है ना। हम जितना विकास हमारे भारत में कर सकते हैं, जितना अवसर हमें
हमारे भारत में मिलता है, शायद वो अवसर किसी और देश के नागरिक को नहीं मिलता होगा। लेकिन जो लोग, कुछ लोग ऐसे सत्ताधारी हो चुके हैं, जो कुछ लोग ऐसे पार्टी में, कुछ लोग मतलब जो अपने आप को इतना पावरफुल समझते हैं सत्ता में आने के बाद कि वो इन शक्तियों का अनुचित प्रयोग करते हैं, लोकतंत्र की कमियों का फ़ायदा उठाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसके अलावा हमारा जो 7वां पॉइंट है वह अधिकार एवं कर्तव्य को समझने के लिए, हमारा अधिकार क्या है, हमारे मौलिक अधिकार और हमारे जो कर्तव्य है उनको समझने के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत को ही पढ़ना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी हमें इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता है कि विदेश नीति आदि वगैरह इसके अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय व लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है ना। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है ना, कि किस प्रकार से हम राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक प्रश्नों के बारे में कि हमारे करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं हमारे देश में, और उसके पीछे हम किस प्रकार से सोचें, किस तर्क से सोचें, उसके पीछे क्या लॉजिक लगा के सोचें। तो इस सब सोचने की जो जो शिक्षा है, जो ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है, वो हमें राजनीतिक सिद्धांत ही देता है। क्योंकि वर्तमान में हम कई बार मीडिया, हम टीवी देखते हैं, टीवी पर कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो सरकार की अच्छाइयाँ खाली गिनवाते हैं, और एट द सेम टाइम कुछ चैनल ऐसे भी होते हैं जो सरकार की बुराइयाँ गिनवाते हैं। हम आजकल जो वो वर्तमान मीडिया है, वो अधिकतर मीडिया स्वतंत्र नहीं है, वो संतुलित रिपोर्ट नहीं देता है, वो या तो पक्ष में बोलता है किसी के या विपक्ष में बोलता है। तो हमें ऐसे इन कुसंगति से बचना है और हमें खुद ही उन सरकार की किसी नीति के बारे में उसको जानना है और उसको पढ़ना है और उस पर खुद से विचार बनाना है। क्योंकि अगर हम जो देखते हैं और उसी को देखकर यकीन मान लेंगे तो हमारा जो है किसी के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति, किसी विचार के प्रति जो है हमारा नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट हमारे देखने पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर हम उसको सोचते हैं और सोचने के बाद हम उस पर विचार बनाते हैं तो वो थोड़ा सा उन पुराने वाले से अलग होगा। तो इसलिए हमें जो इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, और इस चैप्टर से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। इस चैप्टर में हमें खाली सबसे पहला चैप्टर खाली ये इंट्रोडक्शन ही था कि इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और ये हमारे जीवन से जुड़े हुए कुछ जो निर्णय लेने की शक्ति होती है उसको अच्छा करने के लिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी